नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट से दो दो झटके सरकार को जबरदस्त लगे। कहते हैं ना कि मुंह पे काली पोत देना, वह चीजें हुई, लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। हकीकत यह है कि गांव देहातों में जो कहा जाता था कि बेशरम को शर्म कहां होता है, जो बेशरम व्यक्ति होता है उसे शर्म नहीं होता है। गांव देहातों में ऐसा मुहावरा बुजुर्ग कहा करते थे। अब सरकार हमारी देश की, सुप्रीम कोर्ट कितना भी फटकार लगा ले, देश की जनता विरोध में खड़ी, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे प्रचलित हो गए हों, हर बच्चे के जुबान पर वोट चोर गद्दी छोड़ का नारा हो और उस नारे का प्रभाव पड़ोसी देश में पड़े और उस नारे से पड़ोसी देश का तख्ता पलट हो जाता है, लेकिन उस देश में, जिस देश में नारा गूंजा, उस देश की सरकार को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात। अब दूसरी तरफ जिस जमीन को, मुस्लिम वर्ग के जमीन को छीनने के लिए ऐतिहासिक कानून आया था, जिसकी 2:30 बजे तक, 2 से 2:30 बजे तक रात को पार्लियामेंट चला। हालांकि इस देश के बेरोजगारी के लिए पार्लियामेंट नहीं चलता, महंगाई पर चर्चा करने के लिए नहीं चलता, कोई आपदा आ जाए तो नहीं चलता, मणिपुर में भले महिलाओं को निवस्त करके घुमा दिया जाए तो भी पार्लियामेंट नहीं चलेगा और प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। प्रधानमंत्री को जाने में 2.5 साल लग जाएंगे उस जगह पर जहां महिलाओं को निवस्त करके घुमाया जाता है, और वह उनके स्वागत में डांस होना चाहिए। ढोल बजाने का बहुत शौक है प्रधानमंत्री को, तो अब देश की जनता उनका ढोल बजाने के लिए तैयार है और सुप्रीम कोर्ट आईना दिखा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट ने जनरल सॉलिसिटर को यह कहा कि पड़ोस के देश में क्या हो रहा है आपको ज्ञात है, क्या आप चाहते हैं कि हमारे देश में भी वैसे हालात हो, सतर्क हो जाइए और लोकतंत्र का देश है और लोकतांत्रिक तरीके से चलिए, नहीं तो अंजाम देख लीजिए कि आपके पड़ोसी देशों में क्या हो रहा है। लेकिन सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जिस 2 झटके का मैंने जिक्र किया, एक तो SIR चुनाव आयोग का, जो चुनाव आयोग कितना भी जलील हो जाए लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आएगा। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा तक दिया कि हम नहीं मानेंगे सुप्रीम कोर्ट की बात, हम संवैधानिक संस्था हैं, तो जब सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेगा तो जनता मना देगी उसको। ऐसा भी वक्त आ सकता है अगर इतना ढीठपना होगा तो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया वह चुनाव आयोग के गाल पर एक जोर का तमाचा था। लेकिन जिस दूसरे झटके का मैं जिक्र कर रहा हूं, वक्फ बोर्ड कानून, जो 22 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला, जो मुस्लिम वर्ग के 9 लाख एकड़ जमीन को हथियाने का एक हथकंडा वक्फ बोर्ड संशोधन कानून पास किया गया था चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की मदद से। अब उस कानून को रद्द करने का पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में नहीं पड़ा था, सुप्रीम कोर्ट में यह पड़ा था कि इस कानून को संवैधानिक तौर पर और तरीके से नहीं पास किया गया है, इसे तानाशाहियों से पास किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने वह सारे तथ्य पकड़े और उन सभी अनुच्छेद 23, 24, 25, 26, 29, 302, 301 सभी के तहत उस कानून पर अंतरिम फैसला दे दिया, जिस अंतरिम फैसले के लिए जनरल सॉलिसिटर तुषार मेहता, जो सरकार के अधिवक्ता थे, उन्होंने कहा था कि आप कानून को रद्द कर दीजिए लेकिन अंतरिम आदेश मत दीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया
पेटिशनकर्ता इस चीज के लिए पेटिशन नहीं डाले थे कि कानून रद्द कर दीजिए, उन्होंने कहा था कि संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन किया गया है और उसी के तहत अंतरिम आदेश मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर विपक्ष पिटीशन करता यह चाहता है कि इस कानून को रद्द किया जाए तो वह दोबारा पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में डाल सकता है सुनवाई के लिए। हम सुनेंगे। अब सरकार की गाल पर तमाचा। इसके जवाब में जो कानून को लेकर के आए थे, इस समय संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, पहले कानून मंत्री भी रह चुके हैं, पता नहीं कानून पढ़े हैं कि नहीं, डिग्री सही है कि गलत है, इस सरकार में ही सभी मंत्रियों के ऊपर एक सवाल है यह, लेकिन हम लोग उस पर नहीं जाएंगे। अब किरण रिजिजू ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून को रद्द नहीं किया है, तो कानून को रद्द करने का पिटीशन ही नहीं पड़ा था और विपक्ष ने 450 संशोधन की बात कही थी जेपीसी के अंदर भी और लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, सरकार ने नहीं माना था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से एनडीए गठबंधन सरकार बैक फुट पर आ गई है। अब जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाए, यह साबित कर दिया अपने फैसले से कि यह कानून गलत है और गलत तरीके से इसको लाया गया है, गलत मकसद से लाया गया है और इस कानून पर जिसने भी समर्थन दिया है वह गलत समर्थन दिया है। जानबूझ करके इस कानून को जमीनों को छीनने के लिए किया गया है। तो अब एनडीए गठबंधन के वह नेता वक्फ कानून को लेकर के उनका विरोध हो ही रहा था, अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बैकफुट पर आ गई एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के नेता। नंबर 2, चंद्रबाबू नायडू के साथ मिलकर मोदी धोखा दे रहे थे। अब चंद्रबाबू नायडू का जिक्र इसलिए भी यहां होता है कि वक्फ कानून पर चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि हम इस पर साथ नहीं देंगे, नीतीश कुमार ने भी कहा था। अब चंद्रबाबू नायडू मुस्लिमों के साथ मिल करके और यह कह करके कि हम साथ नहीं देंगे और 24 घंटा में पलट जाना और मोदी सरकार को समर्थन दे देना, यानी कि मोदी सरकार से धन उगाही के लिए एक माहौल तैयार कर रहे थे चंद्रबाबू नायडू कि मुस्लिमों का हमारे ऊपर प्रेशर है, हम आपको समर्थन नहीं देंगे, अगर समर्थन देते हैं तो उसकी कीमत हमें चाहिए। इससे यह उजागर होता है। अब मुस्लिमों के साथ रह करके ईद मनाना, रोजा खोलना, उसके बाद वहां कहना कि हम मुस्लिमों की भी रक्षा करेंगे और उनकी जमीनों की भी रक्षा करेंगे, हम समर्थन नहीं देंगे और 24 घंटे में समर्थन दे देना और समर्थन देने का ऐलान करना नरेंद्र मोदी सरकार को, यह चंद्रबाबू नायडू मोदी के साथ मिल करके जनता को, मतदाता को धोखा दे रहे थे। अब यह भी उजागर हो गया कि चंद्रबाबू नायडू की मिली भगत थी, वह जानते थे कि यह कानून गलत तरीके से और गलत है। दूसरी चीज की चुनाव आयोग के बड़े घोटाले का पर्दाफाश हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जिस 2 झटके का मैंने बात किया, तो एसआईआर पर जिस आधार कार्ड को चुनाव आयोग नहीं मान रहा था और हलफनामा दे रहा था कि हम करने के लिए हर कुछ आराम है, आजाद है, हम नहीं सुप्रीम कोर्ट का मानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि अगर किसी के पास आधार कार्ड है और बाकी के 11 डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपको वोटर लिस्ट में नाम दर्ज करना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार के लिए नहीं यह आदेश है, पूरे देश के लिए यह आदेश है। यानी कि 99% लोगों के नाम आपको जोड़ने ही पड़ेंगे देश में। अब चुनाव आयोग तो फंस गया, करे तो क्या करे। अब 8, 7 और 8 अक्टूबर को फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट का एसआईआर पर आएगा। ऐसे में चुनाव आयोग जो घोटाला करना चाहता था वह घोटाला
नहीं कर पा रहा है, पर्दाफाश हो गया कि करना चाह रहा था। और दूसरी तरफ मोदी सरकार इस तरफ कदम बढ़ा रही है कि समय ऐसे ही पार हो जाए और बिहार में राष्ट्रपति शासन लग जाए, क्योंकि समय पार हो गया तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, और राष्ट्रपति शासन लगने के बाद केंद्र सरकार यानी राष्ट्रपति के हाथ में पूरा आ जाएगा, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के हाथ में है। फिर बिहार में जो खेल करना है हम खेल करेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। यानी कि दो मुंहे सांप की तरफ फन निकाल करके डसने की कोशिश तब किया जा रहा है जब पत्थर मार रहे हैं लोग मुंह पर और कालिक पूत रही है सरकार की, तब यह प्रयास किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने नायडू और नीतीश, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के खेल को उजागर कर दिया कि यह जितने भोले लगते हैं दोनों चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, उतने भोले हैं नहीं। यह सबसे बड़े दुश्मन इस देश के हैं और मोदी सरकार के हर गलत काम में ये दोनों बराबर के हिस्सेदार हैं। तभी तो चंद्रबाबू नायडू अलग चुप हैं, नीतीश कुमार अलग चुप हैं, नेता अलग बक रहे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने इन लोगों के खेल को और असली चेहरे को उजागर कर दिया है, देश के सामने ला दिया है। कालिक तो पुत गई इन लोगों को, लेकिन समझ आया या नहीं यह वक्त बताएगा। लेकिन इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले अब मोदी सरकार को डराने लगे हैं। जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर फैसला दिया और नरेंद्र मोदी सरकार या जब वक्फ बोर्ड कानून लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, अभी राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हुआ था, राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद कानून बनता है, उसके बाद नोटिफिकेशन निकलता है। उसके पहले ही योगी सरकार और देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र सरकार यानी कि उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की सरकार पहले ही वक्फ के जमीनों की पैमाइश शुरू कर दी थी। पहले ही पैमाइश शुरू कर दी थी, यानी कि इनकी नीयत में खोट था, भाजपा के नेताओं के नीयत में खोट था, भाजपा सरकार की नीयत में खोट था, मोदी की नीयत में खोट था, योगी की नीयत में खोट था, भाजपा के एक एक नेता, एनडीए गठबंधन के एक एक नेताओं के मन में खोट था। अब ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट के यह दो फैसले आ गए तो मोदी के पैरों के नीचे जमीन खसक गई है, यानी कि उल्टी गिनती शुरू हो गई है। अब सुप्रीम कोर्ट के यह सभी फैसले जब मंसूबों पर पानी फेर रहा है नरेंद्र मोदी के, तो नरेंद्र मोदी सरकार को डराने लगे हैं कि यह हमारे लिए उल्टा ना पड़ जाए। लेकिन मोदी सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो चली है। उन्हें ज्ञात हो रहा है, एहसास हो रहा है या नहीं वक्त बताएगा, लेकिन काउंटडाउन शुरू है, उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरा, चंद्रबाबू नायडू को अब करना पड़ेगा फैसला। बड़ी अहम चीज है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद चंद्रबाबू नायडू के जो असली चेहरे उजागर हुए हैं। हालांकि चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में कार्य करते हैं, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। अगर उन्होंने मोदी सरकार से प्रोजेक्ट लिया है या बजट लिया है तो उसका पूरा उपयोग वह आंध्र में करेंगे, इस बात पर कोई शक नहीं है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक था तो हाईटेक सिटी या ग्रीन सिटी या एक्सप्रेसवे बनाने का, फ्लाईओवर बनाने का जो श्रेय हुआ चंद्रबाबू नायडू को जाता है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। और हमारे देश का इकलौता हाईटेक सिटी हैदराबाद है, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। लेकिन देश को गड्ढे में डालकर, नर्क में डाल करके आप किसी एक राज्य के लिए पूरे देश की जनता को आप बलि का बकरा बना दोगे, यह भी सही नहीं है। तो चंद्रबाबू नायडू के जो खेल उजागर हुए, नरेंद्र मोदी के हर पाप, हर धोखे, हर डकैती, हर चोरी में बराबर के हिस्सेदार है वह।
और अब अगर नरेंद्र मोदी के साथ चंद्रबाबू नायडू रह गए या समर्थन वापस नहीं लिया तो चंद्रबाबू नायडू का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा आंध्रा के अंदर। क्योंकि जिन मुस्लिम वर्ग के समर्थन से उनकी सरकार बनी और अपने मैनिफेस्टो में उसी मुस्लिम वर्ग के लिए 4-4 कॉलम भरे, जिसके वजह से सत्ता आई, वही उनसे अब दूर हो गए। वह जान गए कि उनकी जमीन को छीनने में बहुत बड़े साजिश करता चंद्रबाबू नायडू भी थे नरेंद्र मोदी के साथ। अब वक्त बताएगा कि चंद्रबाबू नायडू को अब समझ आई या नहीं, अक्ल आई या नहीं, फैसला लेते हैं या नहीं, यह वक्त बताएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू का अगर समर्थन ऐसे ही जारी रहा नरेंद्र मोदी को, तो चंद्रबाबू नायडू की भी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी आंध्रा में। तो इसी के साथ आप दर्शकों से मैं इजाजत चाहूंगा, अगली खबर के साथ फिर हाजिर होऊंगा। लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को भी कहिएगा, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।